आदाब। मुंसिफ टीवी के प्रोग्राम हेल्थ और हम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ मोनी सनवर। मुंसिफ टीवी लगातार कोशिश करता है कि आपके लिए इस तरह के प्रोग्राम लाए जाएं जो कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ जो आजकल हमारी जनरेशन और हमारे लोग जिससे सफ़र कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं वो बच सकें। और मुंसिफ टीवी के जितने भी दर्शक हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनको इस तरह के प्रोग्राम दिखाए जाएँ और ऐसे ऐसे डॉक्टर्स से मिलाया जाए जो उनको सही एडवाइस दें कि इस बीमारी को लेकर किस तरह से इलाज कराना चाहिए। और यह अक्सर हम इस तरह की परेशानियां झेलते हैं कि हम शुरुआत ही ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा गलत कर देते हैं और जब वो केस बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तब कहीं जाकर हम एक अच्छे डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। लेकिन तब तक मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वो प्रॉब्लम जो है वो एक बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, एक छोटी प्रॉब्लम नहीं रह जाती। तो फिर उसके लिए बहुत सारी सर्जरीज़ और परेशानियों से पेशेंट को गुजरना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं एक मुंसिफ टीवी की तरफ से कि हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको इस तरह की परेशानियां ना झेलनी पड़ें, तो वो लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे ऐसे प्रोग्राम्स देखते रहें और हमारे जो डॉक्टर हैं, मशहूर डॉक्टर्स हैं, उनकी एडवाइस उनको एज ए फ्री मिल जाए। क्योंकि आजकल डॉक्टर्स के यहाँ जाना मतलब लोग बाग कहीं ना कहीं हिचकिचाते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं हम कोशिश करते हैं कि मुंसिफ टीवी की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम मिल जाएं, उनके जो दिमाग में सवाल चल रहे हैं उनके जवाब मिल जाएं। तो आज इसी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। एक और हमारे साथ मशहूर डॉक्टर है, डॉक्टर उदय प्रकाश, ऑर्थोपेडिक सर्जन है और डायरेक्टर है उदय ओमनी हॉस्पिटल हैदराबाद के। और बहुत कमाल की बात उनकी ये है कि वो लगातार 25 साल इंग्लैंड में रहे हैं, यूके में रहे हैं और वहाँ पर उन्होंने प्रोफेसर भी रहे हैं, वो एज ए डॉक्टर उन्होंने वहाँ पर काम किया और अब 25 साल के बाद वो यहाँ पर आए हैं। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में। तो हमारे साथ डॉक्टर उदय प्रकाश हैं, बहुत इस्तकबाल आपका हमारे प्रोग्राम में। डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल यहीं से मैं शुरुआत करूँगा क्योंकि आप 25 साल हैदराबाद रहे हैं और 25 साल हैदराबाद रहने सॉरी माफ़ी चाहूँगा 25 साल आप इंग्लैंड रहे हैं। इंग्लैंड में आपने प्रोफेसर भी रहे हैं, इंग्लैंड में आपने ये अपनी प्रैक्टिस भी की है, तो आपको क्यों लगा कि हैदराबाद वापस आया जाए? हेलो, आदाब, नमस्ते। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आपका आपके चैनल पे मुझे बुलाया गया है और ये मैं अपॉर्चुनिटी लूँगा आपके दर्शकों से बात करने के लिए, अपने ख़यालात शेयर करने के लिए। जी डॉक्टर साहब। तो आपका क्वेश्चन यही है कि मैं 25 साल के बाद हैदराबाद वापस क्यों लौटा? जी। तो उसका जवाब ये है कि मैं पैदा हुआ था इंग्लैंड में जब मेरे वालिद डॉक्टर वेद प्रकाश वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे थे, जहाँ पे कंसल्टेंट थे। लेकिन बचपन से मैं हैदराबाद में एबिट्स में ही बड़ा हुआ। यहाँ पर पब्लिक स्कूल गया मैं और 10th क्लास तक मैं हैदराबाद में था। उसके बाद फिर एक 4-5 साल में बाहर था, यूके में था, वहाँ पर मेरी स्कूलिंग हुई। फिर वापस इंडिया आकर यहाँ पर मेडिकल स्कूलिंग हुई। 1990 में मैं चला गया यहाँ से और वहाँ पर पूरी मेरी ऑर्थोपेडिक और बेसिक ट्रेनिंग, सर्जिकल ट्रेनिंग, बेसिक ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग, एडवांस ऑर्थोपेडिक ट्रेनिंग। उसके बाद मैं कंसल्टेंट बना वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में और वहाँ पर काफ़ी सक्सेसफुल रहा और एसोसिएट प्रोफेसर था वहाँ पे वॉरिक यूनिवर्सिटी में। मेडिकल स्टूडेंट्स है मेरा ट्रेन होते थे मेरे साथ, मेरे अंडर, और रजिस्ट्रार, जूनियर डॉक्टर्स, ये सब कई लोग आके हमारे से सीखते थे ऑर्थोपेडिक्स। और जब मैं कंसल्टेंट बना वहाँ पे तो यहाँ पर इंडिया आता था मैं हर 6 महीने। और हर 6 महीने हमारे वालिद जो है जो भी डिफ़िकल्ट सर्जिकल केसेस है मेरे लिए जमा करके रखते थे, क्योंकि अर्ली 2000s में बहुत कम जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन्स थे हैदराबाद में जो कॉम्प्लेक्स वर्क कर पाते थे। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम करने को मिला। वहाँ से जब मैं ये यहाँ पर करने लगा तो वहाँ मेरे कॉलीग्स भी आने लगे यहाँ पर मेरे साथ और सीखने लगे कि ये डिफ़िकल्ट काम कैसा करते आप। तो यहाँ पर लकीली ऐसा हुआ कि इम्प्लांट्स मिलने लगे और मैं आने से इम्प्लांट कंपनीज भी अपने इम्प्लांट्स लाने लगे। तो धीरे धीरे मैं काफ़ी सेटल हो गया यहाँ पर। यानी कभी भी मैं आता था तो डिफ़िकल्ट सर्जरीज, मुश्किल सर्जरीज करते थे और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आने लगे, तो थोड़ा सा नाम भी हो गया। तो फिर मैं सोचा कि मेरा रोल ये है कि मैं इंडिया वापस जाके अपने लोगों से के साथ रहूं और उनका सेवा करते रहूं। हो सका तो मैं वापस फुल टाइम यहाँ पर आ जाऊं। तो आफ्टर एक 10 साल में कंसल्टेंट था, उसके बाद से मैं डिसाइड किया कि अगर अभी नहीं गया मैं
तो फिर कभी नहीं जाऊंगा। तो फिर यहाँ पर आके हमारे वालिद के साथ 3-4 साल काम करके एक नया हॉस्पिटल बनाए। फिर हम लोग ओमनी हॉस्पिटल से जोड़ी करके एक नया बड़ा हॉस्पिटल बनाए चैपल रोड पे। तो मतलब कहीं ना कहीं ये आपके वालिद इसके प्रेरणा रहे, क्योंकि वालिद ऑलरेडी इस फील्ड में थे और वो आपके लिए बड़ी बड़ी सर्जरी इसके लिए इकट्ठा करते थे, तो कहीं ना कहीं ये भी एक इशू रहा कि आपको इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर अगर मैं अपने जूनियर डॉक्टर्स को भी ट्रेन करूँगा तो काम भी अच्छा होगा और फैलेगा भी। तो मेरा मेन रोल ये है कि काम भी अच्छा करे और जूनियर डॉक्टर्स को ट्रेनिंग भी दे, ताकि वो अच्छा काम अपने गाँव में, अपने सिटीज़ में जाकर भी करे। तो हमारे पास ऐसा भी होता है कि एक रोलिंग फेलोशिप है, या डॉक्टर्स आके सीख कर जाते हैं 1 साल रह कर हमारे साथ। तो अब मेरा अब आप हमसे मेन सवाल की तरफ आते हैं डॉक्टर साहब। आप हिप स्पेशलिस्ट हैं, हिप की सर्जरी और रिप्लेसमेंट वगैरह, नी रिप्लेसमेंट वगैरह। मैं पहले इसकी बिल्कुल डेप्थ में जाना चाहूँगा कि असल में परेशानियाँ शुरुआत कहाँ से होती है। क्या हमारा जो लाइफ का बैलेंस चल रहा है, लाइफ वर्किंग बैलेंस चल रहा है, वो हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या उस वजह भी ये भी एक बड़ी वजह है इन सारी चीज़ों की से गुजरने की? ये शुरुआत कैसे होती है, किस तरह से इसके ये इशू पैदा होता है? हाँ, बहुत अच्छा आपका सवाल है ये। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स इंडिया में बहुत है जोड़ों के। एग्जैक्टली। घुटनों से लेकर कुनों से लेकर कोनी है, या मैं कई डिफरेंट अलग अलग तरीके के जॉइंट प्रॉब्लम्स बहुत है। लेकिन लोग जॉइंट समझते, लेकिन उसके अलावा हड्डी का भी प्रॉब्लम। जोड़ और हड्डी अलग चीज़ है। एक चीज़ याद रखेंगे आप, जोड़ खराब होने से और कैल्शियम खाने से उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लोग समझते हैं कि कैल्शियम खाने से जोड़ अच्छे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं अभी यहाँ से मैं अब चाइल्डहुड को ले जाना चाहता हूँ। एग्जैक्टली। हाँ। कि प्रॉब्लम्स जब से ही शुरू होते हैं अपने लोगों में, क्योंकि लोग आजकल खेलना कूदना भूल गए है। खेलते हैं। हाँ। इंडिया काफ़ी आगे है कई चीज़ों में, लेकिन बाय एंड लार्ज आप देखें तो बच्चों को खेलने कूदने के लिए अब जगह बहुत कम है। हम लोग जब बड़े हो रहे थे एबर्ट्स में हर जगह मैदान थे। तो अभी प्रॉब्लम्स ये हो रहे हैं कि स्कूलों में भी जगह नहीं है खेलने के लिए। बड़े बड़े फ्लैट्स बन जा रहे हैं, वहाँ पर लोग घर में फ्लैट्स में ही रहते हैं, वहाँ पर धूप नहीं आती। और आपको मालूम है कि धूप में निकलना, खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है अपने हड्डियों के लिए, क्योंकि धूप में होता है विटामिन डी। अगर आपको विटामिन डी नहीं मिला धूप से तो खाने में नहीं मिलेगा, खाने में मिलता ही नहीं विटामिन डी, अनलेस आप कोई आर्टिफिशियली विटामिन डी उसमें डालें। और बाहर जहाँ पे धूप कम रहती वहाँ पर फूड कंपनीज विटामिन डी एक्स्ट्रा डालते हैं अपने खाने में। जैसा मिल्क में है, तो एक्स्ट्रा विटामिन, मिल्क पीने से विटामिन डी नहीं मिलेगा आपको। उसमें अगर कोई फोर्टिफाई किया, उसमें कोई डाला तो खैर जब मिलेगा आपको। लेकिन अगर नेचुरल आपको विटामिन डी चाहिए तो वो धूप में ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि लड़के खैर तो भी ये लोग बाहर निकलते, खेलते कूदते, धूप में रहते, उनमें ज़्यादा रुकावट नहीं है। अपने लड़कियों का प्रॉब्लम है ये। तो ये प्रॉब्लम है कि आजकल माहौल भी उतना ठीक नहीं लगता पेरेंट्स को, और अपने लड़कियों को घर पे रखते ज़्यादातर वो। और जैसा बड़े होते उनको बुरखे में या जो भी है कवर करके बाहर भेजते हैं, तो उनको धूप में भी निकले तो धूप नहीं लगती लड़कियों को। और उनको एनकरेज नहीं करते कि जाकर खेलो कूदो, बाहर निकलो। क्योंकि पहले ज़माने में जब मैं बड़ा हो रहा था, जब लड़कियां भी बाहर निकलते थे काफ़ी लोग और धूप में खेलते थे, हमारे वो तो हमको काफ़ी सहूलतें भी थे जब। और उतना माहौल भी ख़राब नहीं था, तो पेरेंट्स भी छोड़ देते थे कि बच्चे आ जाएंगे 7 बजे तक, ये लोग इनका मतलब दिन। अभी क्या हो रहा है कि लड़कियां स्कूल तो जा रहे हैं, पढ़ रहे लिख रहे सब कर रहे हैं, लेकिन स्कूलों में खेलने के लिए जगह नहीं है उनको। स्कूल भी सुबह 8-9 बजे शुरू होकर रात के 5-6 बजे तक, जब तक धूप चली जाती, और उसके बाद आए बाद फिर ट्यूशन्स लग जाते, ट्यूशन्स में लगे रहते। अगर ट्यूशन्स ख़त्म हुए बाद फिर टीवी पे बैठते या मोबाइल फ़ोन पे बैठते। और सैटरडे भी स्कूल है, तो एक ही दिन संडे मिलता, तो संडे वो लोग बाहर निकले तो अच्छा होता। एटलीस्ट 1-2 घंटे की धूप मिली उनको हफ्ते में, तो भी फ़ायदा होता उनको। खेले कूदे, जंप करे, हड्डियों के लिए खेलना कूदना बहुत ज़रूरी है, ये लोग भूल जाते हैं। और ये भी एक प्रॉब्लम है कि लड़कियां काले होने से उनको ऐसा लगता है कि अरे धूप में गए तो काले हो जाते हैं, इनका एक प्रॉब्लम हो जाएगा, बाद में शादी नहीं होगी। ये वो गलत मतलब सोच है अपने लोगों में ये, तो ये सोच बदलना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। आपने 2 बड़े अहम टॉपिक कवर किए हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई बात नहीं, अगर हम धूप में नहीं खेल रहे हैं तो कोई बात नहीं, खाने से तो हम लोगों को ये विटामिन मिल ही रहे हैं। तो विटामिन डी बिल्कुल भी धूप के अलावा कहीं से मिलता नहीं है।
मतलब क्या ये गलत हम लोग नहीं सोचते हैं? हाँ, गलत सोचे। हाँ। नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिलता। हाँ। शेल फिश में है, थोड़े फिश में मिल जाता है हाँ, आपको, हाँ, लेकिन हाँ। हर चीज़ में नहीं रहता। ओके। तो जो आम तौर पे हम लोग जो खाना खाते हैं उसमें विटामिन डी बिल्कुल नहीं रहता। हम्म। तो इसीलिए धूप में निकलना ज़रूरी है। और मैं देखता हूँ मेरे प्रैक्टिस में कि कई लड़कियाँ अपने 10, 11, 12, 13 साल में आते हैं, पैर टेढ़े रहते हैं उनके, ओके। क्योंकि हड्डी इतनी वीक हो जाती है कि उनके खुद के वजन से ही टेढ़े होने लगते हो। ओके। और फिर वो नॉक नीड हो जाते या बो लेग्स हो जाते, फिर वो परेशान हो जाते। बच्चे काफ़ी मोटे भी रहते हैं आजकल, लड़कियां स्पेशली। चर्बी ज़्यादा रहती है उनमें, Exactly. हड्डी कमज़ोर रहती, मसल्स कमज़ोर रहते, पैरे टेढ़े रहते। बुरखा पहनने से या साड़ी पहनने से दिखते नहीं, लेकिन उनको ऐसा, लड़कियां तो कॉन्शियस रहते हैं ना अपने बॉडी शेप के, तो वो लोग बहुत कॉन्शियस हो जाते। पेरेंट्स बाद में परेशान हो जाता है, अरे इसकी शादी कैसी होगी। तो ये सब प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं, और फिर बाद में ये लोगों को हमको सीधा करना पड़ता है। अगर उनको सीधे पैर चाहिए तो फिर सर्जरी करके सीधा करना पड़ता है। ओके। अगर पहले ही आते तो खैर ब्रेसिंग या वो ब्रेसेस जो आते वो लगा के सीधे कर सकते, लेकिन वो पहले आने 5-6 साल में ही आना, मतलब जल्दी आना। हाँ। जब उनकी ग्रोथ बाकी रहती है, एक बार ग्रोथ हो गई तो पैर सीधे आप नहीं कर सकते एक्सेप्ट विद सर्जरी। डॉक्टर साहब, ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने शुरुआत की है कि कहीं ना कहीं मतलब हम लोगों के अंदर कहें कि नॉलेज की कमी है, और शायद हम इन टॉपिक्स पे हिचकिचाते भी हैं बात करने से। तो क्या ये जो हमारा रूटीन्स चलता है, जैसे आपने बताया कि बचपन को आपने कवर किया कि बचपन में हम लोग अब निकलते नहीं हैं, तो आजकल ये बड़ों में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हेल्थ ठीक है मतलब बचपन में, लेकिन बड़े होने के बाद में वो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ऑफिस में लंबे लंबे वक्त तक बैठ रहे हैं, उनका जो रूटीन है सोने का वो बिगड़ता जा रहा है। तो क्या ये भी एक जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही टॉपिक पे टच किया आप जी। तो ये प्रॉब्लम्स मैं देख रहा हूँ इंडिया में कि बचपन से लेके बूढ़ों तक चलते रहता है। ओके। तो मेरा मेन काम यहाँ पर लोगों को कैसा रहना, वही सिखाने में मेरा टाइम जाता है। जी। ऑफिस आवर्स ऐसे हो गए आजकल कि कई लोग अमेरिका के लिए काम करते हैं या यूरोप के लिए काम करते हैं, उनका टाइम जोन अलग रहता है। तो ये शाम में शुरू करते काम करना, रात भर काम करते, दिन में सोते हैं। और मैं देखा कि ये आईटी में जो काम करते हैं ये लोगों की तबीयत अच्छी नहीं रहती। कई लोगों में नेक पेन, बैक पेन रहते हैं, कई लोग मतलब मोटे हो जाते, अनफिट रहते। तो आईटी लोगों में बहुत प्रॉब्लम्स है ये। और वो लोग समझते कि वो लोग क्या करते, पहले गूगल पे जाके देखते हैं कि अरे ये भी हो सकता है, वो हो सकता है, कैंसर हो सकता है। कई गलत फहमियों से फिर वो डर के पैनिक होकर मेरे पास आते। वो देख, उनको मेनली एक ही प्रॉब्लम है कि वो बाहर नहीं निकलते, धूप में नहीं निकलते, एक्सरसाइज नहीं करते और सही खाना नहीं खाते। ये फास्ट फूड खाते हैं सिर्फ, मतलब कन्वीनियंस फूड्स। तो इसी में इनकी तबीयत खराब हो रही है। तो डॉक्टर साहब, जैसे अगर मान लीजिए ये आईटी सेक्टर्स में काम करने वाले हैं, रात भर काम करते हैं, तो उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? जैसे ये वो बैक पेन से अक्सर परेशान रहते हैं, गर्दन के पेन से परेशान रहते हैं, तो किस तरह का वो अपना रूटीन बनाएं कि इन सारी चीज़ों को अपने काम के साथ में वो मैनेज कर सकें? हाँ, तो अपना काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सेहत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी सेहत अच्छी रही तो आप काम भी अच्छा कर सकते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो एक्सरसाइज करे, और एक्सरसाइज करने की कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके। अब यू कैन गो फॉर लंबे लंबे वॉक्स पे जा सकते हैं, घर आके स्ट्रेचेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। वेट्स उठाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बॉडी को उठाओ, प्रेसअप्स करो, प्लैंक्स करो, क्रंचेस करो। ये मतलब ये सिंपल। इंडिया इज अ लैंड ऑफ योगा। ओके। व्हाई डोंट यू डू योगा? योगा करो, बस है आपको, और कुछ ज़रूरत नहीं। अगर आपको टाइम ही नहीं है खेलने कूदने के लिए तो आप ये सीख लो, एक बार जाके 1 महीना जाइए, कोई लेसन सीख लो। यूट्यूब में कई लेसन है, करिए आप। तो उसमें आपके, और बाहर धूप में निकलना बहुत ज़रूरी है। आपको टाइम नहीं मिला तो निकालो, ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा टाइम निकालो। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटे में से 18 घंटे बिजी है और 6 घंटे सो रहे हैं। इट्स नॉट इट, यू हैव टू टेक टाइम आउट। ओके। डॉक्टर साहब, आपके पास कई तरह की अलग अलग इंजरी आती होंगी, स्पोर्ट्स इंजरी आती होंगी, बहुत सारे एक्सीडेंटल केस आते होंगे इस तरह के, और बहुत सारे जो ये इश्यूज बता रहे हैं कहीं ना कहीं ये भी इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो जब इस तरह के इश्यूज आपके पास आते हैं तो आप उनको किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं, फिर उसके बाद में क्या स्टेप्स होते हैं, वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं आप। हाँ, तो ये प्रॉब्लम इंडिया में बढ़ता जा रहा है। स्पोर्ट्स में इंजरीज हो रहे हैं। यंग लोग जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं आजकल, इतने फास्ट मोटरसाइकिल्स निकल रहे हैं कि ये लोग के एक्सीडेंट्स तो भरपूर हो रहे हैं। और एज एन ऑर्थोपीडिक सर्जन मुझे तो ये सब प्रॉब्लम्स आते हैं, लाइफस्टाइल इश्यूज आते हैं, यंग लोगों के प्रॉब्लम्स आते हैं, बैक पेन के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया में डिसिप्लिन नहीं है, रोड डिसिप्लिन नहीं है, स्पोर्ट्स में डिसिप्लिन नहीं है,
जिम गए तो जिम में भी डिसिप्लिन नहीं है, जितना वजन उठाए उतना अच्छा है, टेक्निक नहीं है, टेक्निक गलत है तो इंजरीज होते हैं आपको। अगर आपका खेलने का टेक्निक बराबर नहीं है, कोचेस बराबर नहीं है तो इंजरीज हो सकते हैं। कई इंजरीज देखता हूँ मैं स्पोर्ट्स रिलेटेड, ACL या लिगामेंट इंजरीज आते हैं। तो कभी कभी जैसा घुटने के इंजरीज हुए, अंदर की लिगामेंट टूट गई तो वो अपने आप से जुड़ती नहीं, पट्टी लगाने से जुड़ेगी नहीं, पर चमड़े को पट्टी लगाने से क्या जुड़ेगा। तो यू हैव समटाइम्स तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली यंग लोगों में। और मैं डिसिप्लिन के बारे में बात कर रहा था, ये लोग अपने बच्चों को 10 साल से ही मोटरसाइकिल दे देते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। ये बहुत डेंजरस लोग हैं रोड पे। ये लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उनको डिसिप्लिन नहीं है, सेकेंडली इनको ये क्रिमिनल है। आपको अगर पकड़ा गया बच्चा तो फाइन बच्चे को नहीं लगा, पेरेंट्स को लगेगा, और पेरेंट्स कभी कभी जेल भी भेजते हैं अगर ये बच्चा जाके एक्सीडेंट किया किसी का, और करते हैं। हाँ। उल्टा सुल्टा चलाते हर जगह। आप रोड्स भी बराबर साइंटिफिकली नहीं बनाते यहाँ पे, तो फिर वो कहाँ 1 किलोमीटर जाके यू टर्न कहाँ ले आएगा, वो उल्टा चलाएगा। हाँ, तो इसी में बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, हम बहुत एक्सीडेंट्स देखते हैं। और बूढ़े लोग जो मतलब अलर्ट नहीं रहते, उनको पीछे से आके मार देते हैं लोग। तो ये सब डिसिप्लिन इंडिया में होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो जब इस तरह के केस आते हैं आपके पास इंजरीज, तो आप उनको किस तरह से ट्रीटमेंट देते हैं, और क्या उनकी मेंटल जो हेल्थ है या मेंटल जो पॉजिटिविटी है वो कितनी इंपॉर्टेंट है इस केस में? नहीं, तो ये ये बहुत बड़ा प्रश्न है, और मैं आपको सिंपल सा बताऊंगा। हाँ। कि कई इंजरीज हम लोग कंजर्वेटिवली यानी रीअश्योरेंस से, फिजियोथेरेपी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन कई इंजरीज ऐसे होते हैं जिसको सर्जरी की ज़रूरत है। और अपने पास 2 तरीके के डॉक्टर्स हैं, एक है एलोपैथिक और दूसरा है नॉन एलोपैथिक। नॉन एलोपैथिक में आपके पास यूनानी है, आयुर्वेदिक है, अलग अलग टाइप के। और एक और कैटेगरी है जो है जर्रे लोग, जो हैदराबाद में एस्टैब्लिश्ड है कई हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से। तो ये लोग काफ़ी पॉपुलर है अपने लोगों में, क्योंकि ये लोगों में रिजल्ट्स भी, कई फ्रैक्चर्स हड्डी टूटे तो अच्छे होते हैं, लेकिन इनको अपना लिमिट समझ में आना बहुत ज़रूरी है। उनका लिमिट यह है कि ये कुछ फ्रैक्चर्स ठीक कर सकते हैं, कुछ हड्डी टूटे तो कुछ हड्डियाँ ठीक कर सकते हैं पट्टी लगा के, लेकिन हर चीज़ ठीक नहीं कर सकते। तो उनको अपनी लिमिट समझना चाहिए कि ये फ्रैक्चर जैसा हिप फ्रैक्चर है, एल्डरली लोगों में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। और ये प्रॉब्लम्स इंडिया में एल्डरली लोगों में जल्दी आ रहा है। लेडीज़ घर में रहने से, उनको हड्डी कमज़ोर होने से, ऑस्टियोपोरोसिस होने से हड्डी जल्दी टूट जाती है लोगों की। जरा सा भी धक्का लगा, जरा सा गिर गया तो हड्डी टूटकर 60 ईयर्स में ही आ जा रहे हैं। और ये लेडीज़ जनरली बहुत अनफिट रहते हैं और बहुत मोटे रहते हैं। तो बहुत बड़े सर्जन को भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि कैसा फिक्स करे उसको, जरा भी छूने से हड्डी टूट जा रही है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी हड्डी मजबूत रखने के लिए एक्टिव रहना चाहिए। तो मैं डिविएट कर रहा हूँ थोड़ा। तो ये पट्टी वालों से सर्जन कब जाना, पट्टी वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना, और अपने आजू बाजू जो लोग हैं उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना, क्योंकि अपने लोगों को गलत एडवाइस देते हैं कई लोग। अरे हड्डी टूटी, यहाँ पट्टे वाले के चले जाओ, या ये डॉक्टर के पास चले जाओ, ये हॉस्पिटल चले जाओ। और आजकल एम्बुलेंस वाले जो भी है सब एक दूसरे से मिले हुए रहते, ये हॉस्पिटल ले जाओ, वो हॉस्पिटल ले जाओ, मतलब काफ़ी बिजनेस चलते रहता है इसमें। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट कि पेशेंट को, उनकी फैमिली को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और सही जगह जाना। और डॉक्टर की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सही ट्रीटमेंट देना, उसको आता है तो करना, नहीं तो रेफर कर देना। तो ये हर जगह से रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत है और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। हर चीज़ बिना सर्जरी की नहीं ठीक कर सकते, कभी कभी सर्जरी करना ज़रूरी है। अक्सर ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स में जितने खिलाड़ी होते हैं, या मतलब जो बिल्कुल एक्सरसाइज छोड़ चुके हैं, वो फिर एक्सरसाइज के लिए जाते हैं एकदम से, या स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, तो अक्सर उनके बैक में खिंचाव आ जाता है। तो अक्सर वो हम लोग मतलब ऐसे ही लोगों के पास चले जाते हैं जो स्ट्रीट डॉक्टर्स होते हैं, फिर उनसे वो अपनी मोच निकलवाते हैं या खिंचाव निकलवाते हैं। तो ये कितना हद तक ठीक है, और इसके लिए मतलब क्या करना चाहिए कि सीधा ही पहले ही स्टेप में उनको सही ट्रीटमेंट मिल जाए? तो ये भी अच्छा एक टॉपिक है, बहुत बात कर सकते हैं इस पर। हाँ। लोगों को कभी कभी एहसास होता है कि अरे मैं अनफिट हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, मेरा वजन बढ़ गया, मैं कुछ करना। तो ये लोग क्या करेंगे, सीधा जिम जाएंगे। जाकर जो वजन उठाना वो ठीक समझते, या भागना ठीक समझते, या जंप करना ठीक समझते, वो गलत है। धीरे धीरे शुरू करो।
इत्मीनान से पहले हाथ पैर हिलाओ, थोड़ा सा मजबूत हो जाओ, थोड़ा सा स्टैमिना बढ़ाओ, चलो करो, धूप में निकलो, सिंपल सी एक्सरसाइज करने, साइकिलिंग करो, थोड़े से स्ट्रेचेस करो, थोड़ा सा जेंटल चलिए आप। अगर आपको बाहर जाने के लिए जगह नहीं है तो आप ट्रेडमिल पे चलिए, थोड़ा सा फास्ट मत करो कुछ भी। हाँ। और धीरे धीरे, और एक्सपीरियंस ट्रेनर से आप समझना चाहिए कि ये कैसा बढ़ाएं आपकी एक्सरसाइज और स्टैमिना कैसा बढ़ाएं। तो कई लोग इंजरीज कैसे होते हैं बोले तो ये लोग जाके स्किप करना शुरू, यहाँ पे स्किपिंग का बहुत शौक है लोगों को। वजन लोग स्किप करना शुरू करते हैं और उनको दुनिया के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उससे, क्योंकि टेक्निक्स गलत है। हर चीज़ में टेक्निक की बहुत ज़रूरी चीज़ है। हर जो भी खेले कूदे जो भी करे, आप पहले समझना कैसा करना, उसके बाद से शुरू करना। एग्जैक्टली। तो टू अवॉइड ऑल दिस बैक पेन, नेक पेन, जैसा ऑफिस में भी बैठे आप तो बैठना करेक्ट, जैसा अपन बैठे अपन जी, सीधा बैठे, बैक स्ट्रेट है। रेस्ट पे कभी लोग इस पे बहुत महत्व देते, इसको बैक रेस्ट को नहीं देना। अक्सर स्टूल पे बैठना, सीधा बैठना, अगर हो सका तो खड़े होके काम करिए, ये बहुत जरूरी है। जब ये बैठना जरूरी है, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओगे, क्योंकि अगर आप घंटों बैठे रहे तो आपको बैक पेन जरूर होगा। हाँ। तो इसीलिए ऑफिस में भी आजकल लोगों को पता चल गया कि अर्गोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कंप्यूटर कहाँ रहना, स्क्रीन कहाँ रहना, सीट कैसी रहना, ये सब सीखना जरूरी है। तो हम काफ़ी बात कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रुक जाऊँगा। तो एक क्या ऐसा ये एक हल है कि एक नैप ले सकते हैं 15 मिनट का या 10 मिनट का, थोड़ा सा आपको कमर सीधी हो जाए, ताकि अगर ये आप लंबा वक्त बैठ रहे हैं इस पे तो लेटना करना जरूरी नहीं है, लेकिन आप हर आधे एक घंटे में उठ के थोड़ा सा स्ट्रेच करें। अगर आपके पास योगा मैट रहा तो थोड़े से स्ट्रेचेस कर लो। योगा में कई एक्सरसाइज है जो आपके बैक को मजबूत करते हैं। कमर को मजबूत करने के लिए वर्जिश करना ज़रूरी है। ये आपको मसाज कराने से, पट्टी वाले के पास जाने से ठीक नहीं होते। कई चीज़ें एक्सरसाइज से ठीक होते हैं, और उसको मजबूत रखने के लिए एक्सरसाइज करना ज़िंदगी भर करना पड़ेगा। अच्छा, नी रिप्लेसमेंट को लेकर और जो हिप रिप्लेसमेंट को लेकर लोगों में बहुत सारे डर हैं। वो सोचते हैं कि अगर बिगड़ गई तो हम लोगों को फिर से लंबा लेटना पड़ेगा, और कई लोग सोचते हैं कि हम मतलब इसके बाद भी हम लंबे नहीं चल पाएंगे, थोड़ा हमें रेस्ट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल होते हैं उनके दिमाग में। तो आप ये थोड़ी सी गलतफहमियां जो लोगों की हैं उसे दूर करिए अपने करेक्ट। तो ये नी रिप्लेसमेंट टॉपिक जो है सो अलग है। घुटने के दर्द की वजह से कई लोग मेरे पास आते हैं जी, और 90% को ऐसा कोई खास बात नहीं रहती। जैसी उम्र बढ़ती वैसे जोड़ में थोड़ी बहुत पेन होता ही है, और थोड़ा बहुत घसने लगते हो जी। तो ये मतलब नहीं कि आप रेस्ट करो या ये मत करो, नीचे नहीं बैठो। कई लोग यहाँ पे गलत एडवाइस देते हैं लोगों की कि आप नीचे बैठने से हो रहा है। बिल्कुल, ये सब बहुत गलत है। और सीढ़ी नहीं चढ़ना, वॉक पे नहीं जाना, तो क्या होगा, पेशेंट्स जो है सो लोग अगेन फिटनेस चला जाता उनका, हड्डी कमज़ोर होने लगती, मसल्स कमज़ोर होने लगते, तो उस वजह से आपके घुटने भी डुगडुगाने लगते। वो जो जैसा ढीले होने लगे वैसा आर्थराइटिस बढ़ेगा आपको। जितना रेस्ट करोगे उतना बढ़ेगा आपको। तो आर्थराइटिस अगर है आपको, यानी घुटने में घुटने घसे जा रहे हैं थोड़े, तो और मजबूत करो उसको। कैसा करोगे आप? कुछ खाने से नहीं होगा। ये पहलवान मजबूत कैसा होता है? वर्जिश करके होगा ना। कुछ खाना तो वही खाता है वो। तो आप जितना खाओगे उतने मोटे होगे, तो मजबूत नहीं होगे। मजबूत करने के लिए आपको वर्जिश करना बहुत ज़रूरी है। तो घुटनों को बचाने के लिए आप फिट रहना जरूरी है। वजन कम रखना, BMI आपको 25 रहना, यानी आपको आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट इतना ही रहना, उसे बढ़ने नहीं देना। तो इसीलिए ये नहीं कि आपकी उम्र हो गई तो एक्सरसाइज बंद कर देना, ये जिंदगी भर करना एक्सरसाइज। दिमाग और जिस्म दोनों को बिजी रखना जिंदगी भर बहुत जरूरी है। तो ये भी अगर आप पढ़ना लिखना छोड़ दिए, आजू बाजू इंटरेस्ट लेना छोड़ दिए, तो वो भी घस जाएगा। तो लोग इसीलिए थोड़े से 70 साल में ये लोगों को डिमेंशिया हो जाता है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स की एडवाइस का भी इशू एक मान सकते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब इस तरह की सर्जरी से कोई पेशेंट गुजरता है तो उनको लगता है कि अब मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए, और मुझे जीना नहीं चढ़ना चाहिए, और मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। इस तरह के बड़े सवाल रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एडवाइस भी इसमें एक इशू है। हाँ, तो कई लोगों को गलत फहमियाँ है नी रिप्लेसमेंट। मैं एक टॉपिक टच करूंगा, नी रिप्लेसमेंट। ओके। अब नी रिप्लेसमेंट जब किया जाता है जब आपके घुटने काफ़ी घस गए। ओके। तो डॉक्टर को ये समझना चाहिए कि कब एडवाइस देना।
हाँ। नी रिप्लेसमेंट आते ही सिर्फ एक्सरे देखकर नहीं देना, पेशेंट को भी देखना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा, उनका मेंटल हेल्थ कैसी Yeah, है, exactly. फिजिकल हेल्थ कैसी है, ये मतलब बर्दाश्त करेंगे या नहीं करेंगे सर्जरी, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट इज अ बिग प्रोसीजर, ऐसा छोटा मोटा प्रोसीजर नहीं है, लेकिन बहुत सक्सेसफुल प्रोसीजर है। Okay. जब सही जगह कराया जाता है, जब सही डॉक्टर से कराया जाता है, डॉक्टर अगर जैसा मैं भी कहीं गया जाकर ऑपरेशन करके आ गया तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहना पड़ेगा आपका। तो आपका जहाँ पर डॉक्टर काम करता है वहाँ पे थिएटर क्लीन होना चाहिए, उसके लिए स्पेशल अल्ट्रा क्लीन थिएटर्स रहना जरूरी है ऑर्थोपेडिक सर्जरी Okay. के, अगर वो नहीं रहे तो इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो लोगों में ये डर है कि नी रिप्लेसमेंट कराने से इन्फेक्शन आ जाता है। हाँ आएगा, अगर आप इधर उधर कराएं जहाँ पर क्लीनलीनेस नहीं है तो आएगा, तो इसीलिए डर जाते हैं और ये खराब न्यूज़ जल्दी फैलती है। Exactly. लेकिन अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर सही जगह कराए आप तो नी रिप्लेसमेंट का रिजल्ट बहुत ही फर्स्ट क्लास है, कई लोग सेटिस्फाइड, ओवर 90% सेटिस्फैक्शन रेट है, और ये 5-10 साल में घिसते नहीं, ये अगर आपको अच्छा बैठ गया तो ज़िंदगी भर भी चल सकते नी रिप्लेसमेंट्स। Okay. 20-25 साल तो रेगुलर है आजकल इसकी लाइफ, ऐसा नहीं कि 10 साल में ख़राब हो जाते फिर से करना पड़ता है। तो अगर आप सही जगह कराए, आपका सर्जन ठीक है, आपका एनवायरनमेंट वहाँ हॉस्पिटल का ठीक है, फिजियोथेरेपी अच्छी है, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट कि आप रेडी रहना कराने के लिए, आप डर डर के नहीं कराना, आप पॉजिटिव रहना। तो सर्जन आपको यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ आपको सर्जरी के पहले फिजियोथेरेपी के पास भेजते हैं मजबूत करने के लिए और एक्सरसाइजेस सिखाने के लिए, ताकि आप पहले से प्रैक्टिस करना चाहिए। और नी रिप्लेसमेंट में भी मैं आपको प्रोग्राम के पहले बात कर रहा था ना, 2 तरीके के होते हैं। जी जी जी। एक फुल नी रिप्लेसमेंट रहता है, एक पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। जी। और कई मेरे पास यहाँ पर जो हम लोग करते हैं सर्जरीज में ऑलमोस्ट 50% जो नी रिप्लेसमेंट होते हैं वो पार्शियली होते हैं। ओके। पार्शियल का एडवांटेज ये है कि जितना घुटना घसा आपका उतने पे ही कैप लगाते हैं, और बाकी का घुटना जो कुदरती घुटना जो ठीक है उसको हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो फील जो रहता है घुटने का वो बिल्कुल नेचुरल रहता है, इसमें रिकवरी भी जल्दी रहती, अंदर के लिगामेंट्स भी प्रिजर्व करते, जो अच्छा घुटना है उसको छोड़ देते हैं, जो कुदरती जो उसकी कार्टिलेज है उसको क्यों छेड़ना, जरूरी नहीं है। तो उसका रिजल्ट अच्छा है, ऐसा लगता है कि ये नेचुरल घुटना है। और 2 भी साथ में कर सकते हैं, और 2 के छोटे, और जो रिकवरी जल्दी होती, दर्द कम रहता, मूवमेंट फुल रहता है, ताकत ज़्यादा रहती है घुटने में। तो जब टोटल हम लोग जब करते हैं, जब बिल्कुल पूरा घुटना खराब हो गया, जब करते हैं। तो ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक शुरू किया है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि जो ओल्ड एज अक्सर मतलब उनका ये दिमाग में ये चलता है कि भाई अब हमारे विटामिन्स में नहीं हो पाएगा, हमें कैल्शियम्स की कमी हो गई है, हमें ये इश्यूज़ हो गए हैं, तो अब इस एज में जाकर हम कहाँ कराएंगे और क्या ही हो जाएगा इससे। तो उनका ये कहीं ना कहीं एक डर रहता है। तो ओल्ड जो एज में ये रिप्लेसमेंट होता है, ये कितना कारगर साबित होता है? बहुत अच्छा सवाल है। लोगों को ये डर है कि अरे मेरी उम्र हो गई, मैं सर्जरी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, तो और क्या। इसमें कोई एज का प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अगर आप फिट रहे तो कभी भी कर, 100 साल में भी करते हैं हम लोग। अगर कई लोग गिर के हिप्स तोड़ लेते हैं तो ये उम्र उनकी 65, 70, 75, 80, 90 के ऊपर भी लोग गिर के हिप्स तोड़ के आते हैं हमारे पास। तो अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ फ्रैक्चर्स ऐसे रहते हैं जिसको सर्जरी करना जरूरी है, नहीं तो आप जिंदगी भर बिस्तर पे ही रहोगे। तो जैसा हिप फ्रैक्चर है एल्डरली लोगों में, अगर हम लोग क्या करते हैं, ये लोगों को एडवाइस करते हैं कि देखो सर्जरी कराना तो जरूरी है। हाँ। अगर आप नहीं कराए तो आप बिस्तर पे ही रहोगे, इससे आप चल नहीं पाओगे बाद में वो उम्र में। तो अब अगर फिट नहीं रहे तो क्या करें? तो पेशेंट्स की फैमिली को समझना चाहिए कि आप कभी भी सर्जरी कराओ, थोड़ा तो रिस्क रहेगा, नहीं कराए तो भी रिस्क है। उससे अच्छा ये रिस्क लेके उनको अपने माता या पिता को खड़ा करके इंडिपेंडेंट रखना जरूर अच्छा है ना। नहीं तो ये आपको उनको बिस्तर पे रखना पड़ेगा, दर्द में रहेंगे, ये उनको साफ करना, रेगुलर मेडिसिन पे रहेंगे रेगुलर में, और उनको फिर जरा भी छेड़े पलटाए तो दर्द होगा। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो सर्जरी कर सकते, बिल्कुल कर सकते, लेकिन उससे पहले इनको हम लोग फिट करते हैं, 1-2 दिन हॉस्पिटल में रख के इनका फिटनेस लेके फिर ऑप्टिमाइज करके फिर सर्जरी करते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को से अगर एक पेशेंट गुजरता है तो उसको लगभग कितना उसका खर्च आ जाता है? क्या क्या उसका मतलब मेंटल में इसके दिमाग में रहना चाहिए कि हाँ मैं इन सारी चीज़ों से गुजरूंगा इस ऑपरेशन के बाद? कितना इस ऑपरेशन के दौरान दर्द होता है और कितनी देर में ये ऑपरेशन हो जाता है और कितनी देर में डॉक्टर्स फ्री कर देते हैं इसके? अच्छा, तो अब
खर्चे के बारे में पूछेंगे? जी, खर्च भी पूछ रहा हूँ, और ये इसमें तो कितना ये उसमें? यूजुअली मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लूँगा, जैसा नी रिप्लेसमेंट है। तो नी रिप्लेसमेंट लोग समझते हैं कि ये इनको महीनों दर्द रहेगा, महीनों बिस्तर पे रहना पड़ेगा, ये सब हाँ, गलत ये है। लोगों के अंदर भ्रांतियाँ हाँ, हैं। तो अगर आपके हॉस्पिटल के पास ऐसे टेक्निक्स है जहाँ पर आपको नेक्स्ट डे उठा के खड़ा करे और घर भेज दे 2 दिन में, तो आप खड़े भी हो जाएंगे, चलना शुरू करोगे, दर्द भी कम रहेगा, वॉकर के साथ चलने लगेंगे 1 दिन में, 2 हफ्ते के अंदर आपका वॉकर भी छूट जाता और आप 4 हफ्ते में इंडिपेंडेंट हो जाते। ओके। तो ये नहीं कि आप 4 हफ्ते बिस्तर पे ही रहोगे, और उस 4 हफ्तों में आपका घुटना भी मुड़ने लगेगा, ओवर 90 डिग्री से आना जरूरी है, सीढ़ी भी चढ़ने लगेंगे, और ये सब चीज़ें धीरे 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 बढ़ते रहते हैं। जैसा आप जितना चलोगे बॉडी भी मजबूत होगी और आपका घुटना भी साथ देगा आपको, तो फिर आप ऑलमोस्ट आप जैसा नॉर्मल लोग चलते हैं वैसे चलने लगते हैं आप ओके। कुछ महीनों बाद। तो मैं बहुत अब शॉर्ट में इसका आंसर लूँगा आपसे। पहला तो ये कि फिजियोथेरेपी इसके बाद कितना इंपॉर्टेंट है इन सारी चीज़ों के बाद? तो फिजियोथेरेपी आपको हॉस्पिटल में मिलती है और उसके बाद से एक 10-15 दिन कराना जरूरी है फिजियोथेरेपी कराना, और उसके बाद भी आप जब वो चला जाता है तो कंटिन्यू करना जरूरी है। ये नहीं कि वो आएगा जब करोगे आप, अगर वो सुबह आया तो आप दोपहर में करना, शाम खुद ही से करना, और अगर आपके घर वाले सीख गए तो और भी अच्छा रहेगा। ओके। तो वो फिजियोथेरेपी ये नहीं कि आप 10 दिन कर लिए छोड़ दिए, एक्सरसाइज होती है वो, और कुछ नहीं होती है वो। एक्सरसाइज तो करना जिंदगी में जरूरी है, तो वो है या ना है, आपको एक्सरसाइज तो मतलब ये अपनी बॉडी का एक रेगुलर रूटीन हमें लेके आना चाहिए। करेक्ट, एक रूटीन रहना चाहिए कि आप घुटना भी नहीं बदले, आपको एक्सरसाइज करना तो है ही है आपको, तो वही ये रहता है बस, और कुछ नहीं रहता। अच्छा, खाने पीने को लेकर भी मैं इस टॉपिक पे बात आऊँगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा खान पान जो है वही हमारी हड्डियों के लिए काफ़ी अहम रोल अदा करता है। तो हम लोग गोश्त खा लेंगे, रेड मीट खा लेंगे, वाइट मीट खा लेंगे, तो हम लोगों को ये मिल जाएगा और हम बस कोई ज़रूरत नहीं है हमें एक्सरसाइज की, या हम ठीक हो जाएंगे इसी से ही। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है खाना पीना, और क्या जो रेड मीट या वाइट मीट नहीं खाते हैं, जो सिर्फ वेज होते हैं, ये लास्ट मेरा सवाल है बिल्कुल आपसे, जो वेज लोग होते हैं वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को कवर करते हैं? ओके, गुड क्वेश्चन। ये खाने पीने का भी बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन मैं एक बिल्कुल ब्रीफली बताऊंगा। हाँ, ब्रीफली कि ये खाना पीना इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोग समझते हैं कि मीट खाने से बॉडी मजबूत रहती, ये गलत है। मीट खाइए आप, उसमें खूबियां भी रहते हैं, तो ये मतलब नहीं कि प्लांट्स में नहीं रहते। आपका मटन क्या खाता, आप बकरा क्या खाता, वो मजबूत कैसा होता है? वो घास ही खा के मजबूत रहता है, तो उसका आप वही खा रहे हैं आप। Exactly. तो उसको कहाँ से मिल रही है ताकत? घास खा के तो मिल रही है। तो कई वेजिटेरियन, जैसा हाथी भी वेजिटेरियन ही है तो कई स्पोर्ट्समैन आजकल, हाँ। जैसा कोहली है, जैसा जोकोविच है टेनिस प्लेयर, ये लोग वेजिटेरियन डाइट है, वीगन डाइट है कई लोग, और वीगन लोग भी पहलवान बॉडी बिल्डर्स होते हैं। तो ये गलत फहमी है कि सिर्फ मीट खाने से आपको ताकत आएगी। खाइए, अच्छा खाइए, भरपूर खाइए, लेकिन हर चीज़ खाना, हरा पीला लाल, सब्जियों में चबाने की चीज़ें हैं, नट्स है, सलाड्स है, खीरे गाजर मूली बीटरूट, ये सब आपके लिए अच्छी चीज़ें हैं। उसमें कई चीज़ें रहते हैं, कैल्शियम हर चीज़ में रहता है। ये नहीं कि कैल्शियम गोलियां खाते रहे आप और जोड़ और हड्डी, नहीं, कैल्शियम आप खाओगे तो बाहर ही आ जाएगा। अगर आप बॉडी को इस्तेमाल नहीं करोगे तो कैल्शियम की ज़रूरत ही नहीं है बॉडी को। तो इसीलिए लोग समझते हैं कि कैल्शियम गोली खाना जरूरी है, सब गलत फहमी है लोगों में। तो ये सब एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। तो मुंसिफ टीवी के हमारे जितने भी नाजरीन हैं, हमारे दर्शक हैं, वो मुझे लगता है कि आपसे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुए होंगे। आपके सवालों का, आपने जिस तरह से मेरे सवालों का और जिस तरीके से इस पूरे टॉपिक को कवर किया है, मैं मुंसिफ टीवी भी आपका शुक्रगुजार है, और हमारे दर्शक जो इसको देखेंगे और इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, वो भी इसको, मुझे लगता है कि उनके बहुत सारी जो डर उनके दिमाग में थे और जो उनके दिमाग में गलतफहमियां थी वो अब दूर हो गई होंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ। और तो हमारे साथ थे डॉक्टर उदय प्रकाश, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, 25 साल इंग्लैंड यूके में रहे हैं, और आप उनका एक्सपीरियंस देख ही सकते हैं उनकी बातों में। उन्होंने किस तरह से हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया, बहुत सारी चीज़ों को कवर किया, हमारी स्पोर्ट्स को कवर किया, उन्होंने एक्सीडेंट्स को कवर किया, उसके अलावा हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट को लेके लोगों की बहुत सारे मतलब गलतफहमियां रहती हैं, उसको दूर किया। तो हम शुक्रगुजार हैं डॉक्टर साहब के। और ये जो प्रोग्राम है मुंसिफ टीवी का हेल्थ, और हम इसी प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि और जो आपके टॉपिक्स हैं उनको हम लोग कवर करें। जब हम चाहेंगे कि जब ये प्रोग्राम हमारा सोशल मीडिया पर आए तो आप लोग अपने जो कमेंट्स हैं उसमें बताएं कि आपको ये हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, और ये भी जानना चाहेंगे कि अगर आप किसी और नए टॉपिक को शुरुआत करना चाहते हैं, कुछ और नए टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं, तो भी आप मुंसिफ टीवी को बताएं। मुंसिफ टीवी कोशिश करेगा कि उस प्रोग्राम को कवर किया जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर उदय प्रकाश।
और बहुत शुक्रिया नाजरीन। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपने मेज़बान मोनिस अनवर को, और बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।